विदेशी नीति और महत्वपूर्ण घरेलू घटनाएं। पृष्ठभूमि। देश के राजनीतिक एवं प्रशासनिक समीकरण ने अंग्रेजी सरकार को अपनी रक्षा के लिए प्राकृतिक रूप से सीमाओं तक राज्य क्षेत्र के विस्तार के लिए विवश कर दिया था, जिसके कारण सीमा पर संघर्ष में वृद्धि हो गई थी। इसके अतिरिक्त ब्रिटिश सरकार ने एशिया और अफ्रीका में निम्नलिखित बड़े लक्ष्य भी बनाए थे। तो देखो क्या था, जब अंग्रेज भारत में आए तो व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पर प्रशासनिक एवं राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करने लगे। तो उनकी रक्षा के लिए इन्होंने एक ऐसी प्राकृतिक भौगोलिक सीमा की खोज करने लगे जिससे कि क्या हुई, सुरक्षित रहें। इसके लिए जो उनकी सीमाएं थी वहाँ पर संघर्ष में वृद्धि हो गई और इन्होंने एशिया और अफ्रीका में बहुत सारी लक्ष्य बना कर रखे थे। पहला क्या है, भारत के अमूल्य साम्राज्य का संरक्षण करना। जो भारत में इतना बड़ा साम्राज्य बना लिया है ब्रिटिश सरकार ने, उसका संरक्षण करना। ब्रिटिश वाणिज्य एवं आर्थिक हितों का विस्तार करना। जो उनके वाणिज्य एवं जो आर्थिक हित हैं उनको और बढ़ावा देना, विस्तार करना। यूरोपीय साम्राज्यवादी शक्तियों को दूर रखना, जिसका ब्रिटिश शक्ति के साथ औपनिवेशिक हितों का संघर्ष विद्यमान था। तो इनको क्या करना था, यूरोपीय साम्राज्यवादी जो शक्तियां थी, यूरोप की इतनी सारी शक्तियां थी, उनको भारत से दूर रखना। स्वयं से दूर रखना, जिससे कि उनके औपनिवेशिक हित का संघर्ष विद्यमान रहे। जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु ब्रिटिश थे, उन्हें प्राप्त करने में जो रक्त बहा, जो धन खर्च किया, वो भारतीयों का था। तो देखो इसमें जितना भी संघर्ष हुआ है इनकी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु वे ब्रिटिश थे, किंतु इन्हें प्राप्त करने में जो रक्त बहा, जो धन खर्च हुआ, वह भारतीयों का था। तो वही है कि इनका उद्देश्य क्या था, ब्रिटिश के द्वारा पूरा भारत का पैसा लूटना, साम्राज्यों का विस्तार करना, सब कुछ इनका संसाधन वगैरह प्राप्त करना था। लेकिन रक्त किसका बहा रहे थे, भारतीयों के बहाया जा रहा था। तत्कालीन भारत में पड़ोसियों के साथ ब्रिटिश सरकार के संबंध निम्नलिखित थे। जो पड़ोसी राज्य थे उनके साथ ना विदेशियों के क्या संबंध थे। तो पहले आते हैं नेपाल। अपनी राजनीतिक सीमाओं को प्राकृतिक सीमाओं तक पहुंचाने के लिए सर्वप्रथम अंग्रेजी सरकार के द्वारा नेपाल के साथ 1814 में युद्ध करना पड़ा था। सीमा पर हुए इस झड़प ने अंततः युद्ध का रूप ले लिया, जिसका अंत अंग्रेजों के पक्ष में हुआ और सगोली की संधि हुई, जो कि 1815 में हुई। देखो सबसे पहले आता है नेपाल, जो अभी हमारा दोस्त है, लेकिन ब्रिटिश सरकार के द्वारा सबसे पहले इन्हीं पर हमला किया गया था। इनकी थोड़ी बहुत सीमाओं को लेकर झड़प हुई थी 1814 में और अंग्रेज इसमें जीत गए और संधि हुई, सगोली की संधि। इस संधि प्रस्ताव मतलब क्या प्रावधान किए गए थे। पहले आते हैं संधि के तहत नेपाल में एक ब्रिटिश रेजिडेंट स्थापित किया था, मतलब सहायक संधि कर ली इन लोगों ने। नेपाल ने गढ़वाल एवं कुमायूं के जिले अंग्रेजों को सौंप दिए थे, मतलब कुछ क्षेत्र था जिनके लिए लड़ रहे थे, वो बोला नेपाल ने कहा ले लो भाई, निकलो यहाँ से। नेपाल के द्वारा कुमायूं और जो गढ़वाल वाला क्षेत्र वह अंग्रेजों को दे दिया गया था और तराई क्षेत्र पर अपने दावे को छोड़ दिया था कि भैया हमें नहीं चाहिए तराई वाला क्षेत्र, लेकिन हमें शांति से रहने दो। नेपाल ने सिक्किम को भी अंग्रेजों को दे दिया था कि लो भैया भीख के सिक्के भी ले लो, तो सिक्किम भी दे दिया। इससे अंग्रेजों को कई लाभ मिले थे, जैसे कि व्यापार हेतु अंग्रेजों को पहले से बेहतर सुविधाओं के साथ सामरिक लाभ भी मिलने लगा था कि भाई सीमाएं भी सुरक्षित हो गई, अच्छे से हो गई, तो भैया वो हो गई। और तराई वाला क्षेत्र आ गया, उपज अच्छी होगी, ज़्यादा राजस्व प्राप्त होगा, जिससे कि ब्रिटिश सरकार को शिमला, मसूरी एवं नैनीताल जैसे पर्वतीय स्थल प्राप्त हुए थे, जहाँ पर अभी सबसे अच्छा टूरिस्ट वगैरह प्लेस हैं। तो ये शिमला, मसूरी और नैनीताल ये कब प्राप्त हुए थे, सगोली की संधि से 1815 में प्राप्त हुए थे। गोरखा बड़ी संख्या में ब्रिटिश सरकार सेना में शामिल हो गए थे। जो गोरखा हैं वो मुख्यतः ब्रिटिश सरकार की सेना में शामिल हो गए थे। फिर आता है बर्मा। ब्रिटिश प्रसारवादी आकांक्षाओं को बर्मा के वन संसाधनों ने और भी प्रेरित किया था। तो बर्मा क्या है, वहाँ पे बर्मा से बर्मा, बाद से वन बहुत ज़्यादा होंगे। जो हिमाचल पर्वत है, हिमालय पर्वत है, उसकी सबसे पूर्वी सीमा है ये, है ना। वन वहाँ पे बहुत ज़्यादा होंगे, उपजाऊ होगी, बहुत सारे संसाधन होंगे। इसके साथ ही ब्रिटिश व्यापारी बर्मा की जनता को अपने कारखाने का माल बेचना चाहते थे। भैया भारत की जनता तो माल खरीद रही है, लेकिन और भी चाहिए देश जो इनका माल खरीदे, तो बर्मा की जनता को भी अपना सामान बेचना चाहते थे। ब्रिटिश अधिकारियों भी बर्मा एवं जो क्षेत्र है कहाँ का, दक्षिण पूर्वी एशिया है, वहाँ पर फ्रांसीसियों के व्यापार एवं राजनीतिक प्रभाव को बढ़ाने से रोकना चाहते थे। तो भारत में तो ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण है, लेकिन वो चाहते थे कि जो दक्षिण पूर्वी एशिया है वहाँ पर भी फ्रांसीसियों के व्यापार को कम किया जाए और इनके व्यापार को बढ़ा दिया जाए।
18वीं सदी में जब बर्मा एवं ब्रिटिश भारत अपनी शक्तियाँ बढ़ा रहे थे तो दोनों की सीमाएं एक दूसरे से आ मिली। तो वहाँ पर बर्मा अपनी सीमाएं बढ़ा रहा है, भारत में घुस रहा है, और यहाँ से ब्रिटिश सरकार अपनी सीमाएं बढ़ाते हुए बर्मा में जा रही हैं। एक दूसरे आके टकरा गए और वहाँ पे युद्ध हो गया। बर्मा के पश्चिम की ओर विस्तार ने असम एवं ब्रह्मपुत्र घाटी के लिए खतरा पैदा कर लिया। मतलब वो असम और जो ब्रह्मपुत्र घाटी है वहाँ तक आ गया था बर्मा। अंततः 1822 में बर्मा ने असम को जीत लिया, जिससे कि दोनों शक्तियों के बीच बंगाल की अस्पष्ट सीमा पर लगातार झड़पों का युग प्रारंभ हो गया। तो इसमें क्या हुआ भैया, असम का जो क्षेत्र था पूरा ब्रह्मपुत्र वाला घाटी वाला क्षेत्र, वहाँ तक बर्मा आ गया था और असम को 1822 में जीत लिया। यहाँ तो भैया अंग्रेज़ों को पता था कि ये तो भारत का क्षेत्र है, तो बस इन दोनों का झगड़ा स्टार्ट हो गया। 1824 में ब्रिटिश सरकार ने बर्मा के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया और प्रारंभ में कुछ समय तक हारते रहने के बाद ब्रिटिश सेनाओं ने रंगून पर अधिकार कर लिया। मतलब हारते हारते सीधे रंगून पहुँच गए और पूरा तख्ता पलट कर दिया और खुद जीत गए। यांडू की संधि के द्वारा अंततः 1826 में शांति स्थापित की गई और बर्मा ने मणिपुर को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दे दी। तो बर्मा ने बोला कि चलो भैया हम एक आपको मणि देते हैं, यांडू की संधि से ये सब तमाशा बंद करो और मणिपुर को एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दो। 1826 में यांडू की संधि हुई और मणिपुर को एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा दे दिया गया। संधि के द्वारा अंग्रेजों को बर्मा की अधिकांश तटरेखा पर अधिकार प्राप्त हो गए, जिसके साथ ही भविष्य में विस्तार के लिए इन्हें बर्मा में एक मजबूत आधार भी प्राप्त हो गया। मतलब क्या है, जो तटरक्षा है, तटरेखा है, उस पर अधिकार प्राप्त हो गया बर्मा की अधिकांश सीमा पर, और भविष्य के लिए एक मजबूत आधार ही प्राप्त हो गया। बर्मा के साथ अंग्रेजों ने 1852 से 1885 में भी युद्ध किए थे। अंततः 1885 में संपूर्ण बर्मा को अंग्रेजी साम्राज्य मिला लिया था। तो अंग्रेजों के द्वारा बर्मा के साथ बहुत सारे युद्ध हुए। 26 में ख़त्म नहीं हुआ है, 1826 में सिर्फ यांडू की संधि हुई है। फिर 1852 में और 1885 में भी युद्ध हुए और 1885 में संपूर्ण बर्मा को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। फिर आता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ संबंधों के स्थायी बनने से पहले भारत की ब्रिटिश सरकार ने उसमें 2 युद्ध किए थे। जो अफगानिस्तान है, तो अभी देखो जैसे तालिबानियों का वहाँ पर आक्रमण हुआ है, ऐसे शांति से तो मिल नहीं गया होगा ब्रिटिश सरकार को भी अफगानिस्तान। तो इससे पहले क्या हुआ है, ब्रिटिश सरकार ने अफगानिस्तान पर अधिकार करना चाहा, लेकिन वहाँ पर 2 युद्ध हुए हैं, जिसमें ब्रिटिश दृष्टिकोण से अफगानिस्तान की भौगोलिक स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण है, अभी भी है। तो ब्रिटिश सरकार को उस समय भी दिख रही थी कि भौगोलिक स्थिति अच्छी है। रूस की ओर से संभावित सामरिक चुनौतियों का सामना करने एवं जो मध्य एशिया है वहाँ पर ब्रिटेन के व्यापार हितों को आगे बढ़ाने के लिए अफगानिस्तान भारत की सीमा के बाहर एक मुख्य चौकी के रूप में काम कर सकता था। तो ये चाहता था कि हमें अफगानिस्तान वाला क्षेत्र मिल जाएगा, इससे हम जो एशिया की जो सामरिक भूमि है वहाँ की उसकी चुनौतियाँ हैं उसको हम निपटा पाएंगे, और जो एशिया का और मध्य एशिया वाला क्षेत्र है वहाँ पर भी व्यापारिक मार्ग हमें प्रशस्त हो जाएगा, अलग से केंद्र बन जाएगा। कुछ नहीं तो वह 2 शत्रुओं के बीच एक सुविधाजनक तट देश भी हो सकता था। मतलब ये क्या करना चाहता था, एक तटस्थ देश बनना चाहता था अफ़गानिस्तान को, कम से कम हम यहाँ बन जा रहे। अंग्रेज़ अफ़गानिस्तान में रूस के प्रभाव को कमज़ोर बनाना और समाप्त करना चाहता था। यदि रूस यहाँ पर आ गया तो भारत पास हो जाएगा। तो अंग्रेज़ चाहते थे कि जो अफ़गानिस्तान है वहाँ पर हम स्थापित कर लें हमारा अधिकार, और रूस के प्रभाव को वहाँ पे कमज़ोर कर दिया जाए या फिर समाप्त कर दिया जाए। किंतु वे अफ़गानिस्तान को मजबूत बनाना भी नहीं देखना चाहते थे। खुद तो चाहते थे, लेकिन ये नहीं चाहते थे कि अफ़गानिस्तान स्वयं ही मजबूत बन जाए और स्वतंत्र हो जाए। वे उसे एक कमज़ोर और बटा हुआ देश ही बनाए रखना चाहते थे, ताकि वे आसानी से उस पर नियंत्रण कर सके। ये चाहते थे कि भैया ये ऐसे लड़ता बढ़ता रहे और हम इस पर शासन करते रहें। फिर आता है प्रथम आंग्ल अफ़गान युद्ध। ये 1838 से 1842 के बीच में हुआ है। प्रथम आंग्ल अफ़गान युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड के समय से शुरू हुआ था। कहाँ पे हुआ है, तो ये ऑकलैंड के समय पे स्टार्ट हुआ। आज से अफ़गानिस्तान, आज से ऑकलैंड के शासनकाल में स्टार्ट हुआ। यह युद्ध उसके उत्तराधिकारी लॉर्ड एलनबरो के समय तक चलता रहा। मतलब ऑकलैंड ने स्टार्ट किया लेकिन एलनबरो तक चलता रहा। रूस अपनी शक्तियाँ काफ़ी बढ़ा चुका था, तो जो अफ़गानिस्तान वाला क्षेत्र है वहाँ पर रूस की शक्तियाँ बहुत सारी हो चुकी थी, बहुत सारी बढ़ा चुका था वह। अब वह अफ़गानिस्तान पर भी अपना प्रभाव जमाना चाहता था। रूस बढ़ता जा रहा था।
और अफ़गानिस्तान पर अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता था। अफ़गानिस्तान का अमीर दोस्त मोहम्मद ब्रिटिश सरकार से समझौता करना चाहता था। उसको पता था कि यदि रूस आ गया तो बहुत मारकाट करेगा, इससे अच्छा कि हम अंग्रेज़ों से समझौता कर लें, क्योंकि वह पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह से अपनी सुरक्षा चाहता था, क्योंकि यहाँ पर महाराजा रणजीत सिंह हैं और वहाँ पर रूस है, बीच में अफ़गानिस्तान है। तो इसने कहा, तो जो आमिर दोस्त मोहम्मद थे, इन्होंने ब्रिटिश सरकार से समझौता करना चाहा, लेकिन उस समय जो तत्कालीन गवर्नर जनरल थे ऑकलैंड, इन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया। अंततः दोस्त मोहम्मद ने रूस से मदद मांगी। तो अब देखो इसमें क्या हुआ है, जो हमारे अफ़गानिस्तान है वहाँ पर कौन शासन कर रहा है, वहाँ पंजाब में शासन कर रहे हैं महाराजा रणजीत सिंह, और उनसे सुरक्षा करना चाहता है कौन, दोस्त आमिर मोहम्मद। वो चाहता है कि इससे हमारी सुरक्षा हो जाए। वहाँ से रूस अपनी शक्तियाँ बढ़ा रहा है, तो रूस से भी सुरक्षा आते हैं। तो इन्होंने जो ब्रिटिश सरकार है उनसे समझौता करना चाहा, लेकिन ऑकलैंड ने मना कर दिया। तो मजबूरी में आकर दोस्त मोहम्मद ने रूस से सहायता मांगी और उसने मदद भी कर दी। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप अंग्रेज़ों ने काबुल पर कब्जा कर लिया। तो इसमें क्या हुआ, जो अंग्रेज़ थे इन्होंने काबुल पर कब्जा कर लिया, यहाँ पर भयानक लूटमार की और हज़ारों अफ़गान लोगों को मौत के घाट उतार दिया। शाह शुजा को अमीर घोषित कर दिया, और परंतु वहाँ की जनता ने शाह शुजा को स्वीकार नहीं किया। अंततः अंग्रेज़ों का अफ़गानिस्तान अभियान असफल रहा। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, बहुत लड़ाई की और जाके काबुल पर अधिकार कर लिया और वहाँ पे बहुत लूटमार की, कई लोगों को मार दिया और वहाँ पर जाकर शाह शुजा को अमीर घोषित कर दिया। लेकिन दोस्त मोहम्मद को ही जनता शासक मानती थी, शाह शुजा को इन्होंने आमिर मानने से अस्वीकार कर दिया, और जो अंग्रेज़ थे उनका ये अफ़गानिस्तान अभियान है वह असफल हो गया। इस आंग्ल अफ़गान युद्ध से कोई लाभ नहीं हुआ, बल्कि इससे 20,000 भारतीय एवं अंग्रेज सैनिक मारे गए, 1.5 करोड़ रुपए बर्बाद हो गए, जिसको भारत की गरीबी जनता से वसूला गया था। तो देश में जो अफ़गान युद्ध है उससे कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन हुआ क्या है, हानि क्या क्या हुई है, तो 20,000 से ज़्यादा सैनिक मारे गए हैं जो कि भारतीय और अंग्रेज़ थे, और इससे बहुत सारा पैसा बर्बाद हुआ, 1.5 करोड़ रुपए लगभग इसमें बर्बाद हुए, जो कि पैसा जनता से ही वसूला गया, फिर गरीब जनता से। नेक्स्ट आता है द्वितीय आंग्ल अफ़गान युद्ध 1878 से 1880 के बीच में चला था, लगभग 2 साल हुआ था। यह वायसराय लॉर्ड लिटिन प्रथम के समय में प्रारंभ हुआ था। इस दूसरे युद्ध में विजय के लिए अंग्रेज़ों को भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। अंग्रेज़ अफ़गानिस्तान पर स्थायी रूप से कब्जा तो नहीं कर सके थे, लेकिन इन्होंने अपनी नीति पर नियंत्रण बनाए रखा था। अफ़गानिस्तान को अपनी शक्ति एवं सैन्य संगठन को भी परिचित कराया था। तो इन्होंने सिर्फ अपनी सैन्य संगठन है उनका परिचय कराया था, बस इन्होंने अपनी नीतियों को नियंत्रण में रखा था, ज़्यादा सफलता प्राप्त नहीं हुई थी। द्वितीय आंग्ल अफ़गान युद्ध 2 नीतियों की पारस्परिक प्रतिक्रिया का परिणाम थी। एक नीति थी अग्रसर नीति, जिसको फॉरवर्ड पॉलिसी कहा जाता है। इसके अनुसार कंधार एवं काबुल दोनों ब्रिटिश साम्राज्य के लिए आवश्यक माने गए थे। तो कौन सी नीति, 2 नीतियाँ अपनाई गई थी। पहली नीति में आती है कौन सी, हमारी अग्रसर नीति, जिसमें फॉरवर्ड पॉलिसी कहा जाता है। इसके अनुसार कंधार एवं काबुल दोनों ही ब्रिटिश साम्राज्य के लिए आवश्यक माने गए थे। दूसरी नीति के अनुसार रूस इंग्लैंड, जो पूर्व में अपने साम्राज्य का विस्तार करने के कारण एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे, वह दोनों ही अफ़गानिस्तान को अपने प्रभाव के अंतर्गत रखना चाहते थे। मतलब 2 जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं, ब्रिटिश और रूस, इंग्लैंड और रूस दोनों ही एक दूसरे के संपर्क में आ गए थे और अफ़गानिस्तान पर दोनों ही अपना प्रभाव स्थापित करना चाहते थे। गंडमक की संधि, द्वितीय अफ़गान युद्ध जो कि हुआ था कब, 1878 से 1880 के बीच में हुआ है, और इसके दौरान 26 मई 1879 में भारतीय ब्रिटिश सरकार के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिटिन एवं अफ़गानिस्तान के आपदस्थ आमिर शेर अली के पुत्र याकूब खां के बीच में हुआ था। तो देखो पहले आती है क्या, अभी द्वितीय आंग्ल अफ़गान युद्ध चल रहा है ना, तो उसके बाद इन लोगों ने बोला कि भाई हम जीत नहीं पा रहे या फिर हमारा ज़्यादा प्रभाव नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, संधि कर लेते हैं। यंग मठ की संधि की गई है, किनके के बीच में हुई है, लॉर्ड लिटिन के बीच में हुई है, और जो अफ़गानिस्तान के आपदस्थ आमिर शेर अली थे उनके पुत्र याकूब खां के बीच में हो गई है। इस संधि के अंतर्गत याकूब खां, जिसे आमिर के रूप में मान्यता दे दी गई, क्योंकि इन्होंने जो बिठाला था उसको जनता ने मान्यता नहीं दी थी, तो बस उनके पुत्र को बिठाल दिया गया, जिनका नाम क्या है, याकूब खां है। अपने विदेशी संबंध ब्रिटिश निर्देशकों से संचालित करने एवं राजधानी काबुल में ब्रिटिश रेजिडेंट रखने एवं कुर्रम एवं मिल्ली दर्रे एवं कुर्रम
पिसनी शिवी जिलों को ब्रिटिश नियंत्रण में दे दिए जाने के लिए राजी हो गए थे। पिसनी और शिवी जिले बेलन दर्रे के निकट स्थित हैं। देखो इसमें क्या किया गया था कि जो याकूब हैं उनको वहाँ का एक शासक नियुक्त कर दिया गया है अफ़गानिस्तान का, और जो काबुल की राजधानी मतलब इनकी राजधानी काबुल है वहाँ पर एक ब्रिटिश रेजिडेंट वहाँ पर नियुक्त करने के लिए बोल दिया। और कुर्रम, मिल्नी दर्रा है, कुर्रम और पिशी शिवी जो ज़िले हैं वो ब्रिटिश नियंत्रण में आ जाएंगे। जो पिसी और जो शिवी दर्रे हैं वह बेलन दर्रे के सबसे निकट स्थित थे। गंडमक की संधि लॉर्ड लिटन की अफ़गान नीति की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। जो गंडमक की संधि हुई थी यह अफ़गान नीति की सबसे बड़ी नीति थी। इसमें ब्रिटिश सरकार के द्वारा इंग्लैंड के तत्कालीन प्रधानमंत्री लॉर्ड बेकनफील्ड के शब्दों में वैज्ञानिक सीमा प्रदान की गई थी, किंतु अंग्रेज़ों को यह विजय अल्पकालीन थी। देखो इसमें क्या हुआ था, ये बहुत बड़ी सफलता थी। इस समय इस संधि को क्या कहा गया था, वैज्ञानिक सीमा कहा गया था। किसके द्वारा, जो प्रधानमंत्री हैं इंग्लैंड के लॉर्ड बेकनफील्ड इनके द्वारा, लेकिन ये ज़्यादा दिन तक नहीं चली। गंडमक की संधि केवल 4 महीने ही चली थी। इसके बाद 2 सितंबर 1879 को अफ़गान ने पुनः सिर उठा लिया और इन्होंने ब्रिटिश रेजिडेंट की हत्या करके गंडमक संधि को रद्द कर दिया। जो इन्होंने ब्रिटिश रेजिडेंट बिठाना था ना काबुल पर, उसी को मार डाला अफ़गानों ने। अफ़गानिस्तान में युद्ध फिर से भड़क हुआ और वहाँ फिर तब ये युद्ध तभी समाप्त हुआ जब अंग्रेज़ों ने अपनी आश्रित याकूब खां को अफ़गानों के हाथों में समर्पित किया। देखो इन्होंने अफ़गान जो शासक था याकूब खां, इसको शासक वहाँ का नियुक्त कर दिया था, लेकिन उसको अपने पास रख के बैठे थे। जब इन्होंने इनको वापस कर दिया अफ़गानों को, तब ये पूरा युद्ध समाप्त हुआ है। काबुल में अपना रेजिडेंट रखने का विचार और संधि के अंतर्गत मिला समग्र अफ़गान क्षेत्र भी त्यागना पड़ा। मतलब रेजिडेंट की तो हत्या कर दी और जो क्षेत्र इन्होंने अपने नियंत्रण में लिए थे, सिवी और पिसनी विसनी वाले जो क्षेत्र थे, वो सब उनको वापस करने पड़े। फिर आता है तृतीय आंग्ल अफ़गान युद्ध। कब हुआ है, तो ये अप्रैल से मई में 1919 में हुआ था। यह युद्ध 2 महीने अप्रैल मई 1919 में अल्प अवधि के लिए लड़ा गया था। अफ़गानिस्तान के जो अमीर हैं हबीबुल्लाह, इनके पुत्र शाह अमानुल्लाह ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था, जिसके फलस्वरूप तृतीय आंग्ल अफ़गान युद्ध हुआ। इस युद्ध में ब्रिटिश भारतीय सेना ने आधुनिक हथियारों एवं विमानों आदि का प्रयोग किया था और अफ़गानों को बुरी तरह से पराजित किया था। रावलपिंडी की संधि के साथ ही यह युद्ध समाप्त हुआ। तो तीसरा आता है हमारा तृतीय आंग्ल अफ़गान युद्ध। कब हुआ था, तो जो हबीबुल्लाह हैं, अमीर हैं अफ़गानिस्तान के, उनका बेटा था जिसका नाम था अमानुल्लाह। उनने कहा कि हम भैया अंग्रेज़ों का अब शोषण नहीं सहेंगे, हम करेंगे विद्रोह। तो इन्हें विद्रोह किया, युद्ध हुआ और अंग्रेज़ों इस बार आधुनिक हथियारों के साथ आए थे, तोपों के साथ आए थे। तो बस इन्होंने अफ़गानिस्तान की जो सेना थी, अफ़गान थे, उनको बुरी तरह से हरा दिया, रावलपिंडी की संधि कर ली। अब आती है रावलपिंडी की संधि क्या है, तो अगस्त 1921 को हुई थी। इसकी निम्न शर्तें हैं। पहला आता है, इस संधि के द्वारा जो अफ़गानिस्तान है भारत में मार्गों से सशस्त्रों का आयात नहीं करेगा। जो अफ़गानिस्तान के जितने भी अफ़गानी हैं वो भारत का जो क्षेत्र है, भारत का जो मार्ग है, वहाँ से कोई भी शस्त्र वस्त्र लेकर आयात नहीं करेंगे। अफ़गानिस्तान के शाह को भारत से दी जाने वाली जो आर्थिक सहायता थी वह भी बंद कर दी जाएगी। कोई पेंशन वेंशन नहीं मिलेगी, बैठो चुपचाप। अब अफ़गानिस्तान को अपने विदेशी संबंधों को पूरी आज़ादी दी गई थी। मतलब जो इनके विदेशी संबंध हैं, तुम्हें जिनसे बात करनी है, जिनसे सहायता मांगनी, आराम से मांगो, लेकिन कोई नहीं करेगा। तो इनको ये वाली आज़ादी दे दी गई थी। भारत और अफ़गानिस्तान दोनों ने एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करने का निश्चय किया। मतलब एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करेंगे। यह तय किया गया था कि अफ़गानिस्तान अपना राजदूत लंदन में रखेगा। मतलब एक राजदूत ये लंदन में रखेंगे और इंग्लैंड का राजदूत काबुल में रखा जाएगा। मतलब अब ब्रिटिश अपना कोई सैनिक या व्यक्ति नहीं गंवाना चाहते। सीधे इंग्लैंड से आएगा राजदूत अफ़गानिस्तान में और अफ़गानिस्तान से जाएगा एक राजदूत लंदन। रावलपिंडी की संधि के बाद ही आंग्ल अफ़गान संबंध प्रायः मैत्रीपूर्ण हो गए थे और एशिया में शांति स्थापित हो गई थी। फिर आते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध। अंग्रेज़ भैया सबसे लड़ते हैं। अब जाके किससे लड़ रहे हैं, तो मैसूर से जाके लड़ेंगे। तो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। जिस प्रकार हैदर अली की शक्ति एवं महत्वाकांक्षा निरंतर बढ़ रही थी, उससे ब्रिटिश साम्राज्य का संकेतित होना स्वाभाविक था। वास्तव में अंग्रेजों द्वारा मैसूर के मामले में हस्तक्षेप के कई कारण थे, जिनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कारण था आर्थिक। मैसूर की अवस्थिति अन्य देशों से व्यापार के लिए अत्यंत लाभकारी थी, क्योंकि यह मालाबार तट पर अवस्थित था। यह तट के लाभकारी व्यापार पर इसका पूरा नियंत्रण था।
अंग्रेजों के व्यापार संबंधी हितों के अलावा मैसूर राज्य में मद्रास को भी खतरा था। जिसके अलावा मैसूर फ्रांसीसी संबंध को भी अंग्रेज संदेह की दृष्टि से देखते थे। इन परिस्थितियों में ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रत्यक्ष हस्तक्षेप की नीति का अनुसरण करने का निर्णय लिया, जिसके फलस्वरूप दोनों शक्तियों के मध्य 4 युद्ध हुए हैं। देखो, जो हमारा मैसूर है उसके साथ अंग्रेज क्यों लड़ रहे हैं, तो सबसे पहला रीज़न है कि वो बहुत अच्छी जगह पर स्थित है, उसकी अवस्थिति अच्छी है ना। आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो वो व्यापार के लिए अत्यंत आवश्यक है। जहाँ पर मैसूर बसा है वहाँ से पूर्वी समुद्र और जो पश्चिमी समुद्र है वो दोनों ही टच करते हैं, जहाँ से दोनों के व्यापार हो सकता है। वहाँ फ्रांसीसी शक्ति भी है मैसूर में, और मैसूर के फ्रांसीसियों के संबंध भी अच्छे हैं। तो अंग्रेज़ क्या करेंगे भैया, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कैसे तो हमला करना है। तो बस इन्होंने जाकर उन पर हमला किया, कभी कभी बिना रीज़न के हमला किया और कभी कोई रीज़न भी थे इनके पास। तो 4 युद्ध लड़े गए हैं दोनों के बीच में, जो आते हैं इस प्रकार। पहला आता है 1767 से स्टार्ट होकर 1769 में ख़त्म हो गया था। दूसरा युद्ध 1780 में स्टार्ट हुआ था और 1784 तक चला है, और 1790 में स्टार्ट होकर तीसरा 1792 तक चला है, और चौथा लास्ट वाला था ये तो भैया ख़त्म ही हो गया था 1799 की समथिंग। फिर आता है हमारा प्रथम, इनको देख लेते हैं चारों को अच्छे से। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1767 से 1769 तक चला है। बंगाल में आसानी से मिली जीत से उत्साहित अंग्रेज़ों ने 1776 में हैदराबाद के निज़ाम से संधि कर ली, जिससे कंपनी ने उत्तरी सरकारों के बदले निज़ाम को हैदर अली के विरुद्ध सहायता देने का वचन दिया। देखो, पहला क्या है, बंगाल में अंग्रेज जीत गए हैं, युद्ध हो गया है, बक्सर का युद्ध हो गया, तो पूरे बंगाल पे इनका शासन है। आर्थिक स्थिति इनकी अच्छी होती जा रही है। तो इन्होंने क्या कहा कि हमें मैसूर भी चाहिए, लेकिन मैसूर मिलेगा कैसे, हैदराबाद बीच में पड़ता है। तो इन्होंने कहा कि चलो हम जो निज़ाम है हैदराबाद के उनसे जाकर संधि करते हैं। संधि नहीं तो कम से कम बात तो कर ही सकते हैं। तो बस ये गए और इन्होंने बोला कि आप एक काम करें, जो उत्तरी सरकार हैं आपकी, उनके बदले में निज़ाम को हैदराबाद के विरुद्ध सहायता देने के लिए कहा कि भैया हम आपको उत्तरी सरकार दे देंगे, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, हैदराबाद के जो नवाब हैं उनको हैदर अली को हराना पड़ेगा, उसके लिए युद्ध करना पड़ेगा। हैदर अली को पहले ही आरकाट और मराठाओं के प्रदेश के मामले में झगड़ा था। शीघ्र ही हैदर अली ने देखा कि उसके विरुद्ध निज़ाम और मराठा कर्नाटक के नवाब का सम्मिलित मोर्चा बन गया है। देखो, अब हैदर अली भी बेचारे ऐसे स्थान में बैठे हैं जहां पर मराठा देख रहे हैं एक साइड से भैया जो निज़ाम है वो देख रहे हैं, दूसरे साइड से कर्नाटक के नवाब भी देख रहे हैं, और तीसरे से अंग्रेज़ देख रहे हैं। चारों तरफ से घिरा हुआ है, फ्रांसीसी बस इसकी सहायता कर रहा है। तो अंग्रेज़ जो हैं वो किसी न किसी को तो आगे ढकेलेंगे। तो हैदर अली को इतना तो पता है कि भैया कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। बस इसमें क्या हुआ, हैदराबाद के जो निज़ाम थे मराठा थे और कर्नाटक के नवाब थे, इन दोनों सब लोगों ने बनाया, एक मोर्चा बनाया और सम्मिलित रूप से इनके लिए कूटनीति बनाई। हैदर अली ने कूटनीति से काम किया और उसने मराठाओं को धन देकर और निज़ाम को प्रदेश का प्रलोभन देकर अपनी ओर मिला लिया और फिर कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। तो देखो, इनका भी 3 का गुट बना है। कौन कौन मिल गए हैं इसमें, हैदराबाद मिल गया है, मराठा मिल गया और दूसरे आते हैं कर्नाटक। तीनों युद्ध करने वाले हैं इस पर, हैदर अली पर आक्रमण करने वाले हैं। हैदर अली ने बोला कि हम एक काम करते हैं, मराठा को लूट चाहिए, लूट कर धन ले जाएंगे, तो हम बिना लूट के धन दे रहे हैं। मराठाओं से बोला कि आओ तुम्हें कितना पैसा चाहिए, इतना पैसा मिलेगा ना, ले जाओ। ये चले गए मराठा। दूसरे आते हैं कौन है, हैदराबाद के निज़ाम को भी उत्तरी सरकार तट दिया था ना अंग्रेज़ों ने, तभी तो इसने युद्ध किया था। इनने बोला कि चलो हम भी अपना थोड़ा सा राज्य आपको दे रहे हैं, आप भी लौट जाओ। तो बस हैदराबाद के निज़ाम भी हार गए, ये चले गए हैं। बोला कि हमें तो भैया प्रदेश ही चाहिए था, हमें तो मिल गया। अब आते हैं कर्नाटक के ये शासक। बस हैदर अली को अकेला देखा कर्नाटक के नवाब को और बस हमला कर दिया। फिर आते हैं 1.5 वर्ष की और निर्णायक युद्ध के पश्चात हैदर अली ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध बाजी पलट दी और मद्रास में घेरा डाल लिया। भयभीत होकर अंग्रेज़ों ने उससे एक तिरस्कारपूर्ण संधि कर ली। 4 अगस्त 1769 में ये संधि हुई थी। देखो, इसने कर्नाटक पर युद्ध किया, अंग्रेज़ों ने पूरा त्रिगुट बनाया था। बस अंग्रेज़ों के विरुद्ध में 1.5 वर्ष तक तो युद्ध चला। अंग्रेज़ों ने बहुत लड़ाई की, लेकिन भैया बाजी पलट दी हैदर अली ने, और अंग्रेज़ों को इतनी सारी जनधन की हानि होने के बाद एक तिरस्कारपूर्ण संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े, जो कि 4 अप्रैल 1769 को की गई थी। फिर आती है संधि की शर्तों के अनुसार दोनों पक्षों ने जीतते गए भाग लौटा दिए। तो अब इसमें संधि कर ली और उन्होंने बोला कि भैया आपने जो जो भाग लिया है हमारा, वो हमें वापस कर दो और हम आपके कर देते हैं। अंग्रेज़ों ने विवश में
हैदर अली की शर्तें 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि कर ली। संधि की शर्तों के अनुसार एक प्रतिरक्षात्मक संधि की गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्रों को वापस किए और हैदर अली ने करूर के क्षेत्र को वापस नहीं किया। अंग्रेज़ों ने हैदर अली पर किसी अन्य द्वारा आक्रमण के समय रक्षा करने का वादा किया। देखो इसमें क्या हुई है, अंग्रेज बेचारे बहुत कुट पिट गए थे हैदर अली से, तो बस इनने संधि के बोला कि ये तुम संधि कर लो या फिर तुम अपना राज पूरा दे दो। तो उन्होंने बोला कि हम संधि करते हैं, और हुई कौन सी, मद्रास की संधि हुई है, जो कि 4 अप्रैल 1769 में की गई थी। इसमें दोनों ने एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्रों को वापस कर दिया था, और लेकिन जो हमारा हैदर अली है इसने बोला था हम करूर का क्षेत्र नहीं देंगे, ये हमारा गुरूर है तो हम कैसे दे दें, तो करूर का क्षेत्र नहीं दिया था। अंग्रेज़ों ने कहा हाँ भैया ठीक है मत दो, अब कोई और आप पर आक्रमण करे तो हम आपकी सहायता करेंगे, मतलब वादा करके चले गए। फिर आता है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 1780 से 1784 के बीच में हुआ है। द्वितीय मैसूर युद्ध 1780 से 1784 तक चला था। अंग्रेज़ों ने यहाँ पर 1769 में जो मद्रास की संधि हुई थी इसमें शर्त के अनुसार आचरण नहीं किया था, इसलिए 1770 मतलब इसमें क्या हुआ था, अंग्रेज़ों ने जो संधि की थी मद्रास की संधि, इसने बोला था कि हम आपकी सहायता करेंगे यदि कोई आक्रमण करेगा आपके ऊपर। अंग्रेज़ों ने कभी बात मानते हैं, वो अपनी शर्तों के अकॉर्डिंग चलते हैं, नहीं चलते, तो इन्होंने बोला हमें याद ही नहीं, हम तो भूल गए, बस इन्होंने इनकी सहायता नहीं की। और इसमें क्या हुआ है, हैदर अली को समझौते के तौर पर उस समय सहायता नहीं दी जब मराठाओं ने पर आक्रमण किया था। तो क्या हुआ, 1770 में मराठाओं ने पैसे लेके गए थे, लेकिन फिर आए और हैदर अली को सोचा कि इतने पैसे दे दिए, मतलब इसके पास और पैसे होंगे, तो हैदर अली पर आक्रमण किया। हैदर अली ने अंग्रेज़ों से बोला कि आपने हमसे बोला था संधि करते समय मद्रास की, क्या आप हमारी सहायता करोगे। अंग्रेज़ों ने कहा हम तो भूल गए, हमें याद ही नहीं है, हम नहीं कर रहे आपकी सहायता। तो बस हैदर अली ने पहले तो मराठाओं को कूटा, फिर आया अंग्रेज़ों को कूटने। अंग्रेज़ों ने इस विश्वासघात से हैदर अली को अत्यधिक क्षेम हुआ था, जिसका क्रोध उस समय और भी बढ़ गया जब अंग्रेज़ों ने हैदर अली की राज्य सीमा के अंतर्गत माहे की फ्रांसीसी बस्तियों पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया। अब भैया अंग्रेज़ यहीं तक बात नहीं आई कि भैया इन्होंने संधि की शर्तें नहीं मानी, बस इन्होंने और क्या कर दिया, जो माहे क्षेत्र था जो कि हैदर अली के राज्य के क्षेत्र में आ रहा था, वहाँ पर जाकर फ्रांसीसी बस्तियों पर आक्रमण किया और उस पर अधिकार कर लिया। 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मृत्यु हो गई। कार्यभार उसके पुत्र टीपू सुल्तान के ऊपर आ गया। टीपू सुल्तान ने 1 वर्ष तक युद्ध जारी रखा, किंतु दोनों पक्ष ही निश्चित विजय नहीं हो पाए। अंत में दोनों पक्षों ने संधि कर ली, उचित समझा, और मार्च 1784 को मैंगलोर की संधि के द्वारा दोनों पक्षों ने एक दूसरे के विजित प्रांत फिर से लौटा दिया। युद्ध का यह दूसरा दौर भी अनिश्चित ही रहा। अब क्या हुआ, जब दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध चल रहा था, इसमें हैदर अली लड़ते थक गए और मर गए बेचारे। अब पूरा जो युद्ध का कार्यभार था वह उनके पुत्र टीपू सुल्तान के पास चला गया। उसने भी अच्छा युद्ध किया और दोनों ही बराबरी की टक्कर पर थे, और दोनों जब हार ही नहीं रहे थे, कोई निर्णय नहीं हो पा रहा था, इसलिए फिर क्या किया गया, 1784 में मैंगलोर की संधि की गई, और इसमें भी वही शर्त रखी गई कि भैया हम दोनों एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्रों को लौटा दो और जाओ अपने अपने घर। फिर आता है तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि कब हुआ है, 1790 से 1792 में हुआ है। अंग्रेजी साम्राज्यवाद की परंपरा के अनुकूल अंग्रेज़ों ने इस संधि को आने वाले आक्रमण के लिए केवल एक अल्पकालिक विश्राम ही माना था। जो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसमें जो संधि हुई थी, इन्होंने कहा कि चलो हम थक गए हैं, अंग्रेज़ों ने कहा कि थोड़ा सा बहुत कूट रहा है टीपू सुल्तान, एक काम करते हैं हम संधि कर लेते हैं और भाग जाते हैं। तो बस संधि करके ये सिर्फ थोड़े समय के लिए ही गए थे अपने रण को छोड़कर। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया। इसमें स्पष्ट कह दिया गया था कि कंपनी कोई नया प्रदेश जीतने का प्रयत्न नहीं करेगी। फिर भी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने निज़ाम तथा मराठाओं की टीपू विरोधी भावनाओं से प्रेरित होकर 1790 में टीपू के विरुद्ध त्रिदलीय संगठन बनाया। देखो, पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 में। इसमें कहा गया था कोई भी ब्रिटिश सरकार है, कोई भी भारतीय राजाओं को जीतने का प्रयत्न नहीं करेगी। लेकिन कॉर्नवालिस के कान में कोई बात जाने वाली है? नहीं जाने वाली है। इन्होंने कहा कि चलो हम तो नहीं कर रहे, लेकिन हम किसी और को तो भड़का सकते हैं। तो बस निज़ाम और मराठाओं के पास गए। इन्होंने कहा यार टीपू देख रहे हो कितना उछल रहा है, पिताजी तो चले गए, वो तो चलो दम दिखाते, बेटा इतना छोटा हो के इतना मस्ती कर रहा है, पूरे पे अधिकार करके बैठा है, चलो अपन एक काम करते हैं, तीनों जाके उसको कूट देते हैं। बस 1790 में गए, त्रिदलीय संगठन बनाया।
कार्नवालिस ने एक बड़ी सेना की सहायता से टीपू पर आक्रमण कर दिया, बिना कोई रीज़न जाकर आक्रमण कर दिया। बेल्लोर और अंबूर से होता हुआ वह मैंगलोर पर चढ़ गया और उसने मार्च 1791 में जीत लिया और श्रीरंगपट्टनम तक पहुंच गया। मतलब जो श्रीरंगपट्टनम इनकी मेन राजधानी थी उस पर भी अधिकार कर लिया, बेल्लोर पर कर लिया, अंबूर पर कर लिया और बेंगलोर पर भी कर लिया कार्नवालिस ने। मार्च 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा युद्ध समाप्त हो गया। देखो श्रीरंगपट्टनम मतलब राजधानी पर अधिकार कर लिया तो भाई संधि तो करनी पड़ेगी अब टीपू सुल्तान को। तो बस श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई, कब हुई है? 1792 में हुई है। इसके अनुसार टीपू सुल्तान को अपने राज्य का लगभग आधा भाग अंग्रेजों और उनके साथियों को देना पड़ा। इसके अंतर्गत अंग्रेजों को 12 महल, डुंडीगुल, मालावार किला और मराठाओं को तुंगभद्रा नदी के उत्तरी भाग मिल गया और निज़ाम को पेन्नार और जो कृष्णा नदी है उसके बीच का भाग मिल गया। टीपू को 3 करोड़ रुपए युद्ध क्षति के रूप में देना पड़ा। मतलब खुद ने तो बेचारे ने युद्ध भी नहीं किया था, इन लोगों ने आक्रमण किया, फिर भी इसको 3 करोड़ रुपए युद्ध क्षति के रूप में देने पड़े। अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा। इसको 12 अंग्रेजों के पास क्या क्या गया था? 12 महल, डुंडीगुल, मारावाल का पूरा क्षेत्र गया था और मराठाओं को तुंगभद्रा नदी का उत्तरी भाग पूरा मिल गया था। निज़ाम है उनको पेन्नार और कृष्णा नदी के बीच का जो क्षेत्र था वो दे दिया था और 3 करोड़ रुपए इन्होंने अलग से दिए थे टीपू सुल्तान ने। फिर भी ये शांत नहीं हुए। फिर आता है चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि हुआ है 1799 में। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों का एकमात्र सार यही है कि युद्ध करो, फिर अपने आप को आने वाले युद्ध के लिए तैयार करने के लिए शांति की नीति अपनाओ। अंग्रेजों ने एक नीति अपनाई थी कि भैया पहले जाकर युद्ध करो, यदि हार रहे हो तो संधि करके माफ़ी मांग के चले जाओ और फिर थोड़ा सा ताकतवर होकर आओ फिर युद्ध करो। यदि फिर भी जीत भी रहे हो तब भी थोड़ी सी शांति बना लो कि भैया जनता विद्रोह ना कर दे, इसलिए थोड़ी शांति बनाओ और फिर आकर तैयारी करो, फिर इनको लड़ाई करो। ये इनकी नीति थी। तो 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली आया और उसने साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल था, ये क्या था? गवर्नर जनरल था और वही नीति अपनाई है इसने। कार्नवालिस चले गए अपना तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध लड़के। अब कौन आते हैं हमारे चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के लिए? इनका नाम क्या है? वेलेस्ली आया। उस समय नेपोलियन का भय समस्त यूरोप पर छाया हुआ था। ऐसी परिस्थितियां शांति बनाए रहने के लिए उपयुक्त नहीं थी। अब पूरे यूरोप में क्या है? नेपोलियन का आतंक है। तो यदि इस समय शांति बना के रखी और वो भी तटीय क्षेत्रों में, तो भैया ये अच्छा नहीं होगा। इसने दृढ़ निश्चय किया कि वह टीपू को पूर्णतः समाप्त कर देगा और उसे पूर्णतः अपने अधीन कर लेगा। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने सहायक संधि का मार्ग अपनाया। इसने बोला कि हम एक काम करेंगे, टीपू को पूर्णतः समाप्त कर देंगे या फिर अपने अधीन कर लेंगे कि किसी की सहायता ना ले सके और ना दे सके। इसके लिए हम क्या करेंगे? सहायक संधि करेंगे। इसने टीपू सुल्तान पर आरोप लगाया कि वह निज़ाम और मराठाओं के साथ मिलकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है। सोचो ये कैसे बोल सकता है, क्योंकि अंग्रेज़ तो पहले से मराठा और निज़ाम से मिले हुए हैं, लेकिन फिर भी उसने वही आरोप लगाया कि भैया तुम निज़ाम और मराठाओं से मिलकर त्रिगुट बना रहे हो और हमारे विरोध में षड्यंत्र रच रहे हो। और अरब एवं अफगानिस्तान के जमान शाह, कुस्तुनिया, मॉरिशस में फ्रांसीसी अधिकारी एवं वायसराय की डायरेक्टरी इत्यादि के साथ अंग्रेजों के विरुद्ध मोर्चा बनाने के लिए पत्र व्यवहार कर रहे हो, इसलिए हम आप पर आक्रमण कर रहे हैं। बस 2 घमासान युद्ध में टीपू की पराजय हुई। उसे श्रीरंगपट्टनम के दुर्ग में शरण लेनी पड़ी और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति पर मैसूर का संपूर्ण राज्य अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया। अब इसमें क्या हो गया? टीपू पर अचानक से हमला किया गया था ना, तो बेचारे वो हार गए और उनको श्रीरंगपट्टनम में ही शरण लेनी पड़ी और इसमें मैसूर का जितना भी क्षेत्र था वह अंग्रेजों को देना पड़ा। फिर आते हैं टीपू सुल्तान की पराजय के कारण क्या थे। टीपू सुल्तान इतना बहादुरी से लड़ रहा था, लेकिन ऐसा क्या रीज़न था कि वो हार गया? तो अंग्रेजों के मुकाबले टीपू के संसाधन सीमित थे। भैया अब छोटा सा बालक, इतने छोटा क्षेत्र और अंग्रेजों के पास विदेशी आधुनिक हथियार, तो भैया संसाधन कम थे टीपू सुल्तान के पास। भारत की 2 अन्य शक्तियाँ जैसे हैदराबाद और मराठाओं ने टीपू सुल्तान की अपेक्षा अंग्रेजों को अपना सहयोग दिया था कि ये दोनों शक्तियाँ भी यदि टीपू सुल्तान के साथ आती तो अंग्रेज इनको नहीं हरा पाते। दोनों शक्तियाँ अंग्रेजों के साथ लड़ रही थीं। अंग्रेजों की कूटनीति एवं टीपू सुल्तान द्वारा घुड़सवार सेना की अपेक्षा भी पराजय का कारण बनी थी। तो अंग्रेजों की कूटनीति अच्छी थी और अंग्रेजों की जो घुड़सवार सेना थी, टीपू सुल्तान घुड़सवार सेना की अपेक्षा पराजय का मेन कारण बना था, अपेक्षा के कारण। फिर आते हैं, देखो अब टीपू सुल्तान तो ख़त्म, मैसूर पूरा ख़त्म, संधि हो गई, बेचारे चलेगा निज़ाम अंग्रेज़ों के साथ। अब आता है किसका नंबर?
मराठाओं का। अंग्रेज मराठाओं को कैसे छोड़ देंगे? ये तुमने भले टीपू सुल्तान को भगवाने में हमारी मदद की है, हराने में हमारी मदद की है, लेकिन हम आपको भी कैसे छोड़ेंगे। तो भारतीय राजाओं के मध्य राजनीतिक सर्वोच्चता एवं क्षेत्रीय विस्तार में होने वाले संघर्ष ने ईस्ट इंडिया कंपनी को इन राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का सुनहरा अवसर प्रदान किया। मतलब भारतीय राज्य एक दूसरे से लड़ रहे हैं, खुद का क्षेत्र विस्तार कर रहे हैं, एक दूसरे को मार काट रहे हैं, और कोई तीसरा आ रहा है तो उसकी मदद ले रहे हैं, उसकी मदद कर रहे हैं। तो बस अंग्रेजों ने भी इसमें अपना सुनहरा अवसर देखा और हस्तक्षेप करने लगे। आंतरिक मामलों में ब्रिटिश हस्तक्षेप का मुख्य कारण वाणिज्यिक था, मतलब खुद का लाभ कमाना था। चीन के साथ कपास के व्यापार एवं गुजरात बॉम्बे के तट में एकाएक बड़े व्यापार ने अंग्रेजों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को अधिक बढ़ा दिया था। देखो अब अभी भी देखो कपास का जो क्षेत्र है वह हमारा मुंबई और जो गुजरात वाला क्षेत्र है वही फेमस है ना अभी भी भारत में। तो बस उस समय भी था। चीन के साथ जैसे ही कपास का व्यापार हुआ, वैसे ही गुजरात मुंबई के तट व्यापार के लिए बढ़ गए। भैया इन अंग्रेज ने कहा कि यार ये क्षेत्र तो हमारे पास है ही नहीं, मराठा के पास है, हमें तो ये चाहिए। बस मराठा सरकारों के आपसी झगड़े ने अंग्रेज़ों को यह अवसर प्रदान कर दिया। भैया जो मराठा सरदार थे वो एक दूसरे से आपसी रंजश में थे, हर कोई मराठा बनना चाहता था, पेशा बनना चाहता था, जिसलिए युद्ध हुए थे। उनकी यह मतलब जिसकी प्रतीक्षा कर रहे थे वह उन्होंने खुद सामने से आकर ऑफर दिया है। इस हस्तक्षेप के कारण मराठा एवं अंग्रेज़ों के मध्य 3 युद्ध हुए थे। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1775 से 1782 के बीच में हुआ है। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 के बीच में हुआ है, और तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध ये 1817 से 1818 के बीच में हुआ है। पहला आता है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1775 से 1782 के बीच में हुआ था। आंग्ल मराठा युद्ध के प्रथम दौर का कारण मराठाओं के आपसी झगड़े एवं अंग्रेजों की महत्वाकांक्षाएं थीं। तो पहले क्यों इन्होंने जो ये युद्ध किया है, क्यों हुआ है, स्टार्ट ही क्यों हुआ है? क्योंकि जो मराठा हैं वह आपसी झगड़ रहे थे, अंग्रेज़ों की महत्वाकांक्षा थी। अंग्रेज़ों ने सोचा कि चलो भैया हम भी बहती गंगा में हाथ धो लें। इस युद्ध के समय गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग था। जिस प्रकार क्लाइव ने दोहरी प्रणाली बंगाल, बिहार, उड़ीसा में स्थापित कर ली थी, उसी प्रकार दोहरी प्रणाली कंपनी मुंबई में भी स्थापित करना चाहती थी। जैसे ये 2 शासन व्यवस्था है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में स्थापित थी, वैसे ही चाहता था वॉरेन हेस्टिंग कि हम भी कुछ कर दें और हम भी मुंबई पर स्थापित कर दें इसको। 1772 में माधवराव की मृत्यु के पश्चात उनका पुत्र नारायण राव अपने चाचा पेशवा पद के इच्छुक रघुनाथ राव के षड्यंत्र का शिकार बन गया। देखो जो पेशवा हैं उसमें ऐसे ही होता है ना कि भैया पुत्र बनेगा, पैतृक पद था ये। बस 1772 में माधवराव की मृत्यु हो गई, अकाल मृत्यु थी ये, और उनका पुत्र था जो नारायण राव वो बनेगा पेशवा। लेकिन चाचा चाहते थे कि हम पेशवा बनेंगे, इनका नाम था रघुनाथ राव। बस इनने षड्यंत्र किया नारायण राव के खिलाफ। जब नारायण राव के मरणोपरांत उनका पुत्र माधवराव नारायण उत्पन्न हुआ तो रघुनाथ राव हताश हो गए। तो अब इनने क्या किया, पेशवा जो रघुनाथ राव थे इन्होंने नारायण राव की हत्या कर दी। फिर इनका एक पुत्र हुआ जिनका नाम था माधव राव नारायण उत्पन्न हुआ। तो अब ये पेशवा बनेगा। तो बस रघुनाथ राव और गुस्से में आ गए कि भैया जैसे तैसे उन पिता को मारा, बेटा भी आ गया। इसने अंग्रेज़ों से सूरत की संधि कर ली। इस संधि के अनुसार कंपनी द्वारा रघुनाथ राव को पेशवा बनाया जाना है और इसके बदले में कंपनी को सालसेट और बसीन नगर मिल जाएंगे। कंपनी की सेना की सहायता से रघुनाथ राव पुणे की ओर बढ़ा और मई 1775 में आरशार के स्थान पर एक निर्णायक युद्ध लड़ा गया। राश के पास। देखो अब इसमें क्या हुआ है, जो नारायण राव हैं ये तो देख लिया ना इनने कि भैया माधवराव नारायण राव जन्म हो गया है इनका, अभी पेशवा बनेंगे, हम तो फिर भी नहीं बन पाएंगे। तो इन्होंने बस गए अंग्रेजों के पास रोते हुए कि हमें बना दो, चाहे कुछ भी कर लो, फिर हम यदि बन गए तो हम आपको पूरा सालसेट वाला क्षेत्र और बसेन वाले जो नगर हैं वो आपको दे देंगे। इसके लिए इन्होंने सूरत की संधि कर ली। अब जाके अंग्रेज की सेना ने और ये जो है ना रघुनाथ राव, इनकी कुछ सेना साथ में थी और पुणे की ओर इन्होंने बढ़े और युद्ध लड़ा गया। लेकिन ये क्या था, निर्णायक युद्ध था 1775 में। कलकत्ता परिषद ने
सूरत की संधि को अस्वीकार कर दिया। जैसे ये हारे तो भैया कलकत्ता परिषद ने बोला कि हम ऐसी कोई संधि को नहीं मानते। इस युद्ध को अन्यायपूर्ण घोषित कर दिया कि भैया ये अन्याय कर रहे हो तुम। और 1776 में पुरंदर की संधि की गई। इस संधि के अनुसार यह तय कर दिया गया कि कंपनी रघुनाथ राव का पक्ष नहीं लेगी, किंतु सालसेट कंपनी के पास ही रहने दिया जाएगा। इस संधि से दोनों दलों में शांति स्थापित कर दी गई। तो देखो अब इसमें क्या कहा गया कि इन्हें पता चल गया कि अंग्रेज हार रहे हैं, मराठा इनको अच्छा कूटेंगे पकड़ पकड़ के, तो बस इन्होंने हाथ जोड़े और बोला कि भैया हम आप प्रण लेते हैं, पुरंदर की संधि करते हैं। 1776 में हुई है ये। और इन्होंने कहा कि हम रघुनाथ राव का साथ नहीं देंगे, बस हमें सालसेट वाला क्षेत्र दे दो। मराठा ने कहा हाँ चलो ठीक है, चलो ले दिए और जाओ। बड़गांव के स्थान पर पेशवा की सेना से हार जाने के बाद अंग्रेज़ों को जनवरी 1779 में बड़गांव की संधि करनी पड़ी, जो कि अंग्रेज़ों के लिए बहुत अपमानजनक थी। इस संधि के अनुसार अंग्रेज़ों ने 1773 के बाद विजित सभी प्रदेश लौटाने का वचन दे दिया। तो मतलब ऐसे बहुत सारी जगह पे युद्ध हो रहा है ना, तो बड़गांव है जो, वहाँ पर भी युद्ध हो रहा था। पेशवा ने अच्छे से मारा इनको, बहुत कूट के। बस अंग्रेज़ों ने संधि कर ली कि भैया हम एक काम करते हैं, बड़गांव की संधि करते हैं। 1779 में कर ली गई, बहुत अपमानजनक थी। और 1773 में जो विजित सभी क्षेत्र थे वह अंग्रेज़ों को लौटाने पड़े मराठाओं के लिए। वॉरेन हेस्टिंग ने युद्ध जारी रखा, जिसके बाद किए गए आक्रमणों में अहमदाबाद ग्वालियर पर अधिकार कर लेने से अंग्रेज़ों की खोई हुई प्रतिष्ठा पुनः स्थापित कर ली गई। और सिंधिया ने अंग्रेज़ों एवं मराठाओं के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाई है। देखो वॉरेन हेस्टिंग था, वह बहुत सारी संधियां कर चुका था और हार भी रहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि भैया आप तो आर या पार आक्रमण जारी रखे और अहमदाबाद ग्वालियर पर अधिकार कर लिया, अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त कर ली अंग्रेज़ों ने। अब भैया सिंधिया डर गए कि अंग्रेज ग्वालियर पर अधिकार कर रहे हैं, हम एक काम करें अंग्रेज़ों और मराठाओं के बीच की लड़ाई ख़त्म करवा देते हैं। बस मध्यस्थता इन्होंने निभाई सिंधिया ने। और मई 1782 को 1782 में दोनों पक्षों के बीच में सालवाई की संधि हुई और युद्ध समाप्त हो गया। दोनों पक्षों के द्वारा जो विजित क्षेत्र थे वह लौटा दिए गए। माधवराव नारायण को पेशवा स्वीकार कर लिया गया। पेशवाओं ने रघुनाथ राव को पेंशन देना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार यह शक्ति परीक्षण निर्णायक रहा। इसके साथ ही 20 वर्षों तक शांति बनी रही। अब इसमें देखो क्या है, सिंधियाओं के द्वारा इसमें मध्यस्थ करके संधि करवा दी गई। कौन सी संधि हुई है? सालबाई की संधि हुई है, 1782 में हुई है। अंग्रेज़ भी भैया थक गए थे हार के, तो इन्होंने बोला कि एक काम करते हैं, माधवराव नारायण राव ही अब पेशवा होंगे और रघुनाथ राव की बात है, इनको हम पेंशन दे रहे हैं तो ये चुपचाप बैठेंगे। इसमें कोई निर्णायक था नहीं, इनका शक्ति ब्रिटिश की, और बस अब 20 साल तक के लिए शांति स्थापित हो गई। फिर आते हैं हमारा दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध, जो कि 20 साल बाद 1803 से 1806 के बीच में हुआ है। इस संघर्ष का दूसरा चरण फ्रांसीसियों के भय से प्रेरित था। बेलेजली एक साम्राज्यवादी गवर्नर था जो कि 1798 में भारत आया था। उसने यह अनुभव किया था कि फ्रांसीसी भय से बचने का केवल एक ही उपाय है कि समस्त भारतीय राज्य कंपनी पर ही निर्भर होने की स्थिति में पहुंच जाएं। इसने सहायक संधि की प्रेरणा का विकास किया था। मराठाओं ने इस जाल से बचने के प्रयत्न किए थे, परंतु अपने आपसी झगड़ों के कारण यह असफल रहे थे। देखो दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध हो गया। फिर आते हैं बाजीराव द्वितीय को अपने अधीन बनाने के पश्चात अंग्रेज इस बात के लिए प्रयत्नशील थे कि वे गायकवाड़, होलकर और भोंसले सिंधिया को भी अपने अधीन कर लें। इन्होंने बाजीराव द्वितीय को अपने अधीन कर लिया था अंग्रेज। अब वो चाहते थे गायकवाड़, होलकर, भोंसले, सिंधिया भी हमारे पास आ जाएं। बाजीराव द्वितीय ने बसीन में शरण ली थी। 1802 में अंग्रेजों से बसीन की संधि की थी, जिसके अनुसार पेशवाओं ने अंग्रेजों का संरक्षण स्वीकार कर लिया था और भारतीय एवं अंग्रेज पद्धतियों की सेना पूना में रखने को स्वीकार कर दिया था। अब मतलब अंग्रेजी सेना है वह कहाँ रखी जाएगी? पुणे में रखी जाएगी। भारतीयों की सेना भी रखी जाएगी मराठाओं के पुणे में। पेशवा ने गुजरात, ताप्ती एवं नर्मदा के मध्य प्रदेश, तुंगभद्रा नदी के सभी सीमावर्ती क्षेत्र और उसकी आय जो जिसकी 26 लाख रुपए थी वह कंपनी को दे दिया था। मतलब तो हमें सुरक्षा दो, हम क्या करेंगे तुम्हें, ताप्ती, गुजरात वाला क्षेत्र, नर्मदा जी के मध्य का क्षेत्र, तुंगभद्रा के पास वाले क्षेत्र वो हम सभी दे देंगे। जहाँ पर 26 लाख रुपए आती है वो हम कंपनी को दे देंगे। पेशवा ने सूरत नगर कंपनी को दे दिया था, जो पूरा सूरत था वो भी कंपनी को दे दिया। निज़ाम से चौथ प्राप्त करने का अधिकार पेशवा ने छोड़ दिया।
मतलब पेशवा निज़ाम से कोई चौथ नहीं लेगी। गायकवाड़ के विरुद्ध युद्ध ना करने का ही वचन लिया कि हम भी गायकवाड़ के विरुद्ध कोई भी युद्ध नहीं करेंगे। पेशवा ने निज़ाम एवं गायकवाड़ के संग झड़प से कंपनी की मध्यस्थता स्वीकार कर ली थी। मतलब गायकवाड़ जो निज़ाम है उनके बीच जो युद्ध हो रहा है उनके लिए मध्यस्थता स्वीकार कर ली थी पेशवा ने। पेशवा ने अंग्रेजी विरोधी सभी यूरोपीय लोगों को सैन्य निर्वृत्त कर दिया था। मतलब उनको सेना से हटा दिया था। जितने भी यूरोपीय लोग थे उनको अपने विदेशी मामले कंपनी के अधीन कर दिए। कोई विदेशी मामला है वो कौन सुलझाएगा? अंग्रेज के द्वारा सुलझाएंगे। इसके पश्चात हुए युद्ध में अंग्रेजों ने सिंधिया एवं भोसले की सम्मिलित सेनाओं पर पूर्ण विजय प्राप्त कर ली थी। ये दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध में हुआ है। अब आता है तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध, जो कि 1817 से 1818 के बीच में ये युद्ध हुए हैं। इस युद्ध का तृतीय एवं अंतिम चरण लॉर्ड हेस्टिंग के आने पर आरंभ हो गया था। इसने अपनी आकांक्षाओं का रुख अपनाया और भारत में अंग्रेजों की सर्वश्रेष्ठता को स्थापित करने का प्रयत्न किया। जैसे ही लॉर्ड हेस्टिंग आया और बस मारकाट मचा दी उसने। हेस्टिंग के पिंडारियों के विरुद्ध अभियान से मराठा के प्रभुत्व को चुनौती मिली थी, क्योंकि ये जो पिंडारी थे इनडायरेक्टली वो मराठा ही थे। तो जैसे इन्होंने पिंडारियों का दमन किया और मराठाओं के प्रभुत्व को इसमें चुनौती मिल गई, तब अंग्रेज एवं मराठा दोनों दल सामने सामने आ गए। फिर आता है हेस्टिंग ने पिंडारियों के दमन के लिए कूटनीति का सहारा लिया था। उसने मराठाओं से संधि करके यह वचन लिया था कि वे युद्ध के समय पिंडारियों की मदद नहीं करेंगे। कालांतर में संधि का उल्लंघन करते हुए पेशवा, भोसले और होलकर ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। परिणाम स्वरूप किरकी में पेशवा, सीतावाड़ी में भोसले और महिदपुर में होलकर की सेना को अंग्रेजों की सेना ने बुरी तरह से पराजित किया। भाई आ तो गए तीनों लड़ने, लेकिन खुद में ही सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाए। एक दूसरे से भी लड़ रहे थे, पहले भी लड़ाई हुई थी। भले अब अंग्रेजों के साथ लड़ने लगे हैं, लेकिन पहले भी तो लड़े हैं। तो बस इन्होंने अच्छे से कूटा। किरकिरी में पेशवाओं को, सीतावाड़ी में भोसले को और महिदपुर में होलकरों की सेना पराजित हो गई अंग्रेजों से। इन संघर्ष के बाद मराठाओं की सैन्य शक्ति पूरी तरह से समाप्त कर दी गई। पूना का प्रदेश अंग्रेजी साम्राज्य में ला लिया गया और जो शेष छोटे छोटे राज्य बचे थे वो कंपनी के अधीन कर दिए गए। फिर आता है हमारे मराठा चले गए। अब आते हैं हमारे सिख युद्ध। तो आंग्ल सिख युद्ध जून 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात पंजाब में राजनीतिक अस्थिरता फैल गई थी और वहां एक के बाद एक कई शासक आए और गए। स्वार्थी एवं भ्रष्ट शासकों का बोलबाला हो गया। अंत में सत्ता बहादुर एवं देशभक्त किंतु अत्यंत अनुशासनहीन सेना के हाथों में आ गई। हालांकि अंग्रेजों ने 1809 में रणजीत सिंह के साथ एक स्थायी मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर किए थे, किंतु तात्कालिक आंतरिक परिस्थितियों ने अंग्रेजों के इस राज्य में हस्तक्षेप का इच्छिक अवसर प्रदान कर दिया। इन्हीं हस्तक्षेपों के पृष्ठभूमि में दो आंग्ल सिख युद्ध हुए। पहले आता है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, जो कि हुआ है 1845 से 1846 के बीच में। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध यह 1848 से 1849 के बीच में हुआ है। पहला आता है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध यह 1845 से 1846 में हुआ है। यहाँ पर महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु में 6 वर्षों के बाद प्रारंभ हुआ था। इस युद्ध के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग था। कौन था भैया? इन्होंने जाके पंजाब में लगा दिया अपना होर्डिंग पहले ही में। 6 वर्षों के बाद प्रारंभ हुआ था। रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद किसके समय हुआ था? गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग के समय हुआ था। कारण क्या था? 1843 में अंग्रेजों को सिंध पर अधिकार करना था, जिसमें उनकी आक्रामक नीति स्पष्ट हो गई थी। भैया हम आक्रमण करेंगे क्योंकि हमें सिंध चाहिए, अंग्रेजों ने सीधा बोल दिया। दूसरा, जो सिख सेना थी उनका नियंत्रण के बाहर हो जाना। भैया सिख जो थे उनकी सेना भयानक ही बाहर हो गई थी नियंत्रण से। उसने अल्पवयस्क सिख राजा दिलीप सिंह की माता एवं संरक्षिका रानी जिंद कौर और उनके परामर्शदाताओं को इस बात के लिए विवश कर दिया था कि वे दिसंबर 1845 में सतलज नदी पार करके अंग्रेजों के राज पर आक्रमण करने की आज्ञा दे दें। तो भैया जो सेना थी वो क्या चाहती थी कि हम जाएं और अंग्रेजों को मार के भगा दें हमारे राज्य से। जो सतलज नदी के पार वाला क्षेत्र था ना, वहाँ पर अंग्रेजों ने अपना आक्रमण करके अधिकार कर लिया था। तो बस ये चाहते थे कि हम उन पर आक्रमण करें और अधिकार कर लें। इसके लिए इन्होंने जो संरक्षिका रानी थी जिंद कौर और जो राजा थे दिलीप सिंह, उनके परामर्शदाता थे, उनको विवश कर दिया था या उनसे सलाह ली थी कि हम इन पर आक्रमण करने वाले हैं और उन पर अधिकार कर लेंगे।
परिणाम क्या हुआ? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के इसके परिणाम स्वरूप अंग्रेज एवं सिखों के बीच में मुदकी, जो कि 18 दिसंबर 1845 में, फिरोज शाह 21 दिसंबर 1945 को, बिद्दोबाल एवं अलीवाल 28 जनवरी 1946 को और सवराओं की लड़ाई 10 फरवरी 1946 को हुई है। कौन कौन सी लड़ाई हुई हैं अंग्रेजों और सिखों के बीच में? पहले आती है मुदकी 1845 में 18 दिसंबर को, फिरोज शाह की लड़ाई 21 दिसंबर 1945 को, बल्दोबार एवं अलीवार की लड़ाई 26 जून 1946 को और सवराओं की लड़ाई जो कि 10 फरवरी 1946 को हुई है, जिसमें सिख की हार हुई थी। सिखों ने 9 मार्च 1846 को लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। इस संधि के शर्तों के अनुसार अंग्रेजों को महाराजा ने सतलज के पार के प्रदेश एवं सतलज नदी एवं ब्यास नदी के मध्य स्थित सभी दुर्गों को देना स्वीकार कर लिया। इसके अलावा महाराजा ने 1.5 करोड़ रुपए युद्ध खजाने के रूप में प्रदान किए थे। अपनी सेना को 12,000 घुड़सवार एवं 20,000 पैदल सैनिक तक सीमित रखना स्वीकार कर लिया था और अंग्रेज रेजिडेंट भी रखना स्वीकार कर लिया था। इसमें लाहौर की संधि हुई। इस पर कब हस्ताक्षर हुए हैं? 1846 को। अच्छा, ये सब ना 1946 नहीं है, ये 1846 से सारे है ना। सवराओं की लड़ाई 1846 और जो हमारी अलीवार और बल्दोवार की लड़ाई है वो भी 1846 में ही हुई है। इसके बाद ही क्या हुई है? लाहौर की संधि हुई है, 9 मार्च 1846 को हुई है। इसमें राजा ने बोला कि चलो भैया, हम सतलज नदी का पार का क्षेत्र अंग्रेजों को दे रहे हैं। सतलज और जो ब्यास नदी के मध्य के दुर्ग हैं वो भी अंग्रेजों के हुए। अब अंग्रेजों को हमने 1.5 करोड़ रुपए भी खजाना दे दिया है। अब वो हम पर आक्रमण नहीं करेगी। सेना हम सिर्फ 12,000 घुड़सवार रखेंगे और 20,000 पैदल सेना हम रखेंगे और एक अंग्रेजी रेजिडेंट रखेंगे हमारी राजधानी में। इसके साथ पहली आंग्ल सिख युद्ध समाप्त हो गया। फिर आता है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध यह 1848 से स्टार्ट होकर 1849 तक चला था। इस युद्ध के कारण गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। किनके कारण हुआ था? डलहौजी के कारण हुआ था। कारण क्या था? इस युद्ध का तात्कालिक कारण मुल्तान का विद्रोह था। इस समय से दबाया जा रहा था, जो कि बहुत समय से दबाया जा रहा था लेकिन नहीं हुआ। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के तहत रामनगर का युद्ध हुआ, जो कि 12 जनवरी 1849 में लड़ा गया और 13 जनवरी 1849 ईस्वी को सिख नेता शेर सिंह और अंग्रेजी सेना कमांडर गफ के मध्य पर चिलियावाला का युद्ध लड़ा गया, परंतु ये दोनों युद्ध ही अनिर्णायक हुए। अंतिम और निर्णायक युद्ध गुजरात का युद्ध था, जो कि 21 फरवरी 1849 को हुआ था। इसमें सिखों की निर्णायक हार हुई थी। लॉर्ड डलहौजी ने मार्च 1849 को पंजाब को अंग्रेजी राज्य में मिला दिया था। इसके साथ ही दिलीप सिंह को पेंशन दे दी गई थी। लाहौर दरबार एवं पंजाब के अस्तित्व को समाप्त कर दिया गया था। महाराजा दिलीप सिंह को कालांतर में 5 लाख रुपए वार्षिक पेंशन पर इंग्लैंड भेज दिया गया था। देखो, हम देखते हैं कहाँ पर हमारा जो द्वितीय सिख युद्ध हुआ था, आंग्ल सिख युद्ध, वो कैसे हुआ था? डलहौजी के समय पर हुआ था। कारण क्या था? मुल्तान का विद्रोह, जो कि बहुत समय तक दबाया जा रहा था लेकिन नहीं दबा। इसमें होते हैं, पहला आता है रामनगर का युद्ध, जो कि 12 जनवरी 1849 को और 13 जनवरी को हुआ था। 2 दिन हुए ये युद्ध। इसमें नेता शेर सिंह और अंग्रेजी सैनिक थे कमांडर गफ, इन दोनों के बीच में हुआ था चिनियानवाला का युद्ध, लेकिन बहुत ही अनिर्णायक था, कोई निर्णय नहीं निकला। फिर एक युद्ध और हुआ जिसमें क्या था? गुजरात का युद्ध कहा जाता है। 21 फरवरी 1849 को, मतलब जस्ट 1 महीने बाद हुआ था। इसमें सिख की निर्णायक हार हो गई थी। डलहौजी ने मार्च 1849 को पंजाब को अंग्रेजी राज्य मिला लिया था। दिलीप सिंह को पेंशन दी गई थी। लाहौर दरबार एवं जो पंजाब का अस्तित्व है वह समाप्त कर दिया गया था। महाराजा दिलीप सिंह को कालांतर में 5 लाख रुपए देकर पेंशन में इंग्लैंड भेज दिया गया था। इसके साथ आज का वीडियो होता है हमारा कंप्लीट। गाइस, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।